हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मनु, कौटिल्य, राम मनोहर लोहिया और अरविंद घोष के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद इनके विचार देखेंगे। इनके ऊपर जिन थिंकर्स ने बुक लिखी हैं इनकी बुक देखेंगे और इनके ऊपर जो बुक लिखी गई हैं वो देखेंगे और मार्क्स और नेहरू के बीच जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम गांधी और नेहरू जी दोनों के बीच में जो समानताएं हैं और जो असमानताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय जैसा कि हम सब जानते हैं, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और इलाहाबाद में हुआ था। 14 नवंबर को नेहरू दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनको कि बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये बच्चों के मतलब बहुत प्रिय थे, इसीलिए इनको चाचा नेहरू बच्चे जो बोलते थे, तो ये चाचा नेहरू के नाम से भी हम जानते हैं इनको। तो इस प्रकार से 1889 में इनका जन्म होता है, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। नेक्स्ट बात करते हैं पिता इनके मोतीलाल नेहरू, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे और इनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छे से हुई थी और ये बहुत अच्छी फैमिली से थे। जैसा कि हम नाम से जानते हैं कि इनके पिता जब वकील थे और बहुत प्रसिद्ध वकील थे उस समय के, तो इनको सारी फैसिलिटी वो मिली थी जो मतलब उस टाइम हर किसी को नहीं मिल पाती थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी माता का नाम स्वरूपबाई था और पत्नी का नाम कमला कौर, जिनसे कि इनका 1916 में विवाह हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी शिक्षा। तो इलाहाबाद में इनकी शिक्षा हुई थी और उसके बाद इनकी शिक्षा हैरो और कैम्ब्रिज में हुई थी। तो 1916 में इन्होंने जो है राजनीति में प्रवेश किया और 1916 में वैसे देखें 1916 से ही इनका राजनीति में भागीदारिता मानी जाती है। 1916 में जब 6 अप्रैल 1916 को रोलेट एक्ट का विरोध जब गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल के रूप में किया गया था, तब जो है नेहरू जी ने उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1920। तो 1920 में असहयोग जो आंदोलन हुआ था और उसमें उसके बाद जब चोरी चोरा घटना हुई थी, तो ये हिंसक घटना हुई थी और जिसके कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इससे जो नेहरू जी थे वो सहमत नहीं थे और इनको जो है 1921 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अहमदनगर जेल में रखा गया था। 1927 में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में आयोजित साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और ये रूस भी गए थे। इंडिपेंडेंस लीग फॉर इंडिया नामक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। और जैसा हम सब जानते हैं, जो मोतीलाल नेहरू इनके पिता थे, उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी और उसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इनका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो इस प्रकार से डोमिनियन स्टेट के विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया और पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1919 में जो लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया और उसकी अध्यक्षता, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और सविनय आंदोलन जो है वो भी पारित कर दिया गया था, उसकी अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, नमक आंदोलन जो जाना जाता है, तो वो नेहरू जी ने उसमें भी भाग लिया था और 14 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश शासन के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1930 से 34 तक ये जेल में ही रहे थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये मतलब बहुत ज्यादा साल, मतलब इन्होंने 5 से 6 साल हम कह सकते हैं, तो इतना टाइम जो है इन्होंने जेल में बिताया। लेकिन जेल में इन्होंने खूब सारी बुक्स भी लिखी हैं, ऐसा नहीं है, पर हाँ इनको मतलब काफी मुसीबतें भी झेलनी पड़ी थी। तो आगे हम बात करते हैं 1934 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था और जो अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उनकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें उन्होंने नारा दिया था कि मैं समाजवादी हूं और इसका पुरजोर समर्थन करने वाले कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे।
और इसी जो अधिवेशन में इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक और आर्थिक जो साम्यवाद है उनकी व्याख्या की थी। और दिसंबर 1936-37 में फिर फेजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन होता है और यहाँ पर भी जो है ये अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी और ये कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था। तो ये हमें 3 डेट हमें मतलब अच्छे से ध्यान रखनी है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1936-37 का फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन। तो इन तीनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो लाहौर अधिवेशन था वो रावी नदी के तट पर हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1936 के लखनऊ अधिवेशन की, तो यहाँ भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है और इसमें जो है इन्होंने नारा दिया था कि मैं समाजवादी हूँ और जो साम्यवाद है उसका वैज्ञानिक और आर्थिक स्वरूप की इन्होंने व्याख्या की थी पहली बार। तो ये ध्यान रखना है, पहली बार वैज्ञानिक और आर्थिक साम्यवाद की व्याख्या किस अधिवेशन में की गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिसंबर 36-37 वाला जो मैंने बताया फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन। तो उसमें भी कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन था ये, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के गठन को कितना साल हो गया था? 50 साल। 50 साल में कौन सी जयंती मनाई जाती है? कांग्रेस का स्वर्ण जयंती। तो स्वर्ण जयंती 50 साल पूरी होने पे मनाई जाती है। तो 36-37 में स्वर्ण जयंती मनाई गई और उसके बाद कांग्रेस का प्रथम यह ग्रामीण अधिवेशन था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 1938 की। तो 1938 में जो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय योजना समिति जो थी, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और उस टाइम जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो विक्टर होप थे और 1945 में जो वायसराय के द्वारा जो शिमला सम्मेलन जो बुलाए जाने पर मतलब इन्होंने बुलाया था तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और वहां पर जो दिल्ली के लाल किले में जो आजाद हिंद फौज के जो 3 अफसर थे, शाहनवाज, ढिल्लों और सहगल, इनके विरुद्ध जो है राजद्रोह के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके विरुद्ध इन्होंने जो है वकालत की थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2 सितंबर 1946 को जो भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो अध्यक्ष तो खुद वायसराय होते हैं इसमें, तो अध्यक्ष तो थे वायसराय यानी कि लिन लिथगो थे उस टाइम और उपाध्यक्ष जो है वो नेहरू जी को बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो नेहरू जी के द्वारा रखा गया था और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेहरू जी की बुक। तो नेहरू जी की जो बुक्स हैं वो पहली बुक है वो है सोवियत रशिया बुक 1928 की। जैसा कि हम लोग जो पहले हम पढ़े थे तो उसमें 1927 का जो ब्रुसेल्स में जो कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में आयोजित साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वहां भाग लेने के बाद ये रूस गए थे। मैंने आपको बताया था ये। तो ये काफी प्रभावित थे रूस से, तो इसीलिए इन्होंने बुक लिखी सोवियत रशिया 1928 में ही, क्योंकि 27 में तो इन्होंने भाग लिया था, उसके बाद ये रूस गए थे, तो तभी इन्होंने बुक लिखी सोवियत रशिया 1928 में। इस तरीके से हम बुक भी याद रखेंगे और डेट भी याद रख लेंगे। तो आम विश्व को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें सोवियत रूस के उदाहरण से सहायता मिल सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सोवियत रशिया बुक लिखी 1928 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी। तो 1936 की है, यानी कि आत्मकथा। और विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 की बुक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, विश्व इतिहास की झलक। नेक्स्ट इनकी बुक है यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, 1941 की बुक है। और 4th बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है 1946 की, इसको भी ध्यान रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज 1946। और इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर यानी स्वतंत्रता और उसके बाद की 1949 की बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली भी। ये भी ध्यान रखना है, स्वतंत्रता और उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर यानी स्वतंत्रता और उसके बाद।
विजिट टू अमेरिका 1950 की बुक है। मैंने आपको बताया था कि ये अमेरिका की यात्रा भी इन्होंने की थी, तो इन्होंने इसके ऊपर भी बुक लिखी थी, विजिट टू अमेरिका 1950। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स जो है, तो उसमें बुक देखेंगे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में ये शायद DSSB में ये बुक पूछी गई थी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर्स टू हिज सिस्टर 1963। तो इन्होंने कुछ पत्र अपनी बहनों के नाम लिखे थे और अपनी पुत्रियों के नाम भी इन्होंने पत्र लिखे थे, तो ये हमें ध्यान रखना है। अपनी सिस्टर के नाम 1963 में इन्होंने लिखे थे और इस तरीके से ये इतनी बुक तो हमें याद रखनी है, बहुत सारी बुक्स हैं, बट एग्जाम की दृष्टि से अगर हम इतना याद कर लेते हैं इनकी बुक्स को तो काफी है। और ये लगभग जो इम्पोर्टेंट बुक है वो हो जाती है। तो पहली बुक है इनकी सोवियत रसिया 1928 की, एन ऑटोबायोग्राफी 1936, ग्लिम्पेसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934, यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 1949, विजिट टू अमेरिका 1950, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958 और लेटर्स टू हिज सिस्टर 1963। ये बुक्स हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट बुक्स हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो नेहरू जी के ऊपर जो बुक लिखी गई है उनकी बात। ये तो हुई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई बुक्स, और अब नेहरू जी के ऊपर जो बुक लिखी गई है वो देखते हैं। प्रोफाइल ऑफ नेहरू KT नरसिंहचारी की बुक है, काफी इंपोर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी भी गई है। प्रोफाइल ऑफ नेहरू KT नरसिंहाचारी, नेहरू सनसाइट एंड शैडो मॉरिस के द्वारा लिखी गई है। द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ नेहरू MN दास के द्वारा लिखी गई है। स्टडी ऑफ नेहरू 1960 की बुक है और रफीक जकारिया ने लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू स्टडी राजेंद्र प्रसाद दुबे के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ नेहरू 1997 नीरज महेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। और द एसेंशियल राइटिंग ऑफ नेहरू 2003 में उमा लिंगर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो हमें ये बुक्स भी ध्यान रखनी है क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आते हैं, बुक्स मतलब थ्योरिकल पार्ट ज्यादा आने लग गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें तैयारी करनी है। तो उसमें हम लोगों को ये वाली बुक्स भी ध्यान रखनी है। प्रोफाइल ऑफ नेहरू KT नरसिंहचारी, नेहरू सनसाइट एंड शैडो मॉरिस, द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ नेहरू MN दास, स्टडी ऑफ नेहरू रफीक जकारिया, जवाहरलाल नेहरू स्टडी राजेंद्र प्रसाद दुबे, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ नेहरू नीरज महेश्वरी और द एसेंशियल राइटिंग ऑफ नेहरू 2003 की बुक है उमा लिंगर, काफी इंपोर्टेंट बुक है, ये वाले भी हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं जो एक नेशनल हेराल्ड करके एक पत्र भी इंग्लिश में जो है वो नेहरू जी के द्वारा 1938 में निकाला गया था। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं नेहरू जी के ऊपर, तो वो देखेंगे। ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है भाग्य के साथ प्रयास करें, तो इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने प्रथम भाषण दिया था। और नेहरू जो है वो अतीत की परंपराओं को राष्ट्रवाद मानते हैं और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो अब हम आगे नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में इन्होंने 1946 में जो है वो राष्ट्रवाद संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। और आज उसमें देखते हैं जैसे कि राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में नेहरू जी बहुलवादी और समन्वयवादी जो दृष्टिकोण है उनके बारे में बताते हैं, और ये बहुलवादी और समन्वयवादी विचारों के पक्षधर थे। और ये नेहरू के जो है जो संश्लेषणवादी जो राष्ट्रवाद है उनसे प्रभावित थे, क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो रविंद्रनाथ टैगोर का ही था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रवाद को जो है ये विकास के आत्मा के विकास के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार से एक तो ये टैगोर के संश्लेषणवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, और ये बहुलवादी और समन्वयवादी को मतलब मिश्रित रूप को जो है वो राष्ट्रवाद में देखते हैं, और राष्ट्रवाद को ये आत्मा के विकास के रूप में देखते हैं। और इनकी एक ये कथन है कि राष्ट्रवाद जो है वो अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों का सामूहिक स्मृति है। तो हमें ध्यान रखना है ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये नेहरू जी की है। राष्ट्रवाद जो है वो अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों का सामूहिक स्मृति है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके आत्मनिर्णय सिद्धांत क्या। तो आत्मनिर्णय जो सिद्धांत है उसमें ये स्वशासन, स्वराज जैसी विचारों पर जो सहमत थे। और ये स्वशासन की बात करते थे, जैसे स्वराज की बात करते थे, तो उसमें एक तो ये वैश्विक रूप की अवधारणा से सहमत थे। दूसरा जैसे ब्रुसेल्स सम्मेलन जो हुआ था 1927 में, और एक है ये फांसीवाद का विरोध करते थे। तो ये हुआ आत्मनिर्णय का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। ये किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करते थे, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। मतलब जो राष्ट्रवाद है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी नेहरू जी बल देते थे और ये कहते थे किसी भी राष्ट्र को एक धर्म विशेष का जो है वो समर्थन नहीं करना चाहिए। सब धर्मों को समान रूप से मानते हुए सभी धर्मों का जो है आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन नेहरू जी करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदार राष्ट्रवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेहरू जी उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे, और जिसमें कि इन्होंने यूएनओ जैसे संगठनों का जो है विकास भी किया था इन्हीं के टाइम में। और जैसे गुट निरपेक्षता, जैसा हम सब जानते हैं, गुट निरपेक्ष जो नीति है वो नेहरू के काल में ही अच्छे से, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गुट निरपेक्षता का समर्थन किया था। और पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था 1961 में, तो गुट निरपेक्षता का पुरजोर समर्थन करने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फांसीवाद का विरोध करते थे, ये हमने देखा। और दूसरा ये बोलते हैं कि जैसे कि जो अंध राष्ट्रवाद है, यानी कि ये राष्ट्रवाद के समर्थक थे, लेकिन जो अंध राष्ट्रवाद है उसके ये समर्थक नहीं थे। और ये कहते थे कि कई बार जो है जो राष्ट्रवाद है उसमें अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मतलब नेगेटिविटी आ जाती है या नकारात्मकता लिए हुए जो राष्ट्रवाद होता है वो कई बार हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तो ये विचार भी जो है वो नेहरू जी ने दिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू के अंतरराष्ट्रवाद संबंधी विचारों की। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। और इन्होंने अंतरराष्ट्रवाद संबंधी विचारों का समर्थन किया था। और इन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद अच्छा है, लेकिन अंध राष्ट्रवाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी तरीके से। मतलब कई बार जो राष्ट्रवाद है वो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रवाद जो है वो इन्होंने उसका समर्थन किया था, बट अंध राष्ट्रवाद का इन्होंने समर्थन नहीं किया। और उन्होंने सिर्फ कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो उदार राष्ट्रवाद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदार राष्ट्रवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रवाद। तो इन्होंने क्या कहा, जैसा मैंने आपको बताया कि उदार राष्ट्रवाद का ये समर्थन करते हैं और उसी पर आधारित अंतरराष्ट्रवाद का ये समर्थन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक और आर्थिक अंतरराष्ट्रवाद। तो इन्होंने क्या किया कि ये राजनीतिक राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे, लेकिन ये मानते थे जैसे आर्थिक राष्ट्रवाद है वो भी राजनीतिक राष्ट्रवाद के साथ होना चाहिए। कई बार जैसे हम मानते हैं कि चलो वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वोट के लिए जागरूक करना मतलब राजनीतिक राष्ट्रवाद है, बट जब तक मनुष्य की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण नहीं होंगी तो क्या वो राजनीतिक राष्ट्रवाद में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि रोटी कपड़ा और मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको साथ में लेते हुए हम राजनीतिक राष्ट्रवाद को जो है वो आगे तक ले जा सकते हैं। तो यही बात नेहरू जी ने कही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनिवेशवाद व फांसीवाद का विरोध। तो ये जो है उपनिवेशवाद और फांसीवाद के विरोधी थे, ये हमने पहले डिस्कस किया है। यूएनओ का समर्थन करते थे। यूएनओ जैसे जो संगठन है उस टाइम में, तो इनका भी मतलब पुरजोर समर्थन करने वाले कौन थे? तो नेहरू जी थे। और इन्हीं के टाइम में ये सब जो है संगठन जो है स्थापित हुआ था। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पंचशील समझौता, जो कि हम IR में देखते हैं पंचशील समझौता, बट यहाँ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि जो पंचशील समझौता है वो 19 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर होते हैं उस पर। तो ये डेट हमें ध्यान रखनी है, 19 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता होता है। और उसके बाद जो है अखंडता तथा प्रभुत्व का सम्मान, तो इसमें 5 जो है
वो शर्तें रखी गई थी कि पंचशील समझौते में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, यानी किन चीजों को समाहित करके पंचशील समझौता हुआ था। तो उसमें 5 जो चीजें थी वो ये थी: अखंडता तथा प्रभुत्व का सम्मान करना, अनाक्रमण करना यानी किसी दूसरे देश पर बिना मतलब कि कोई आक्रमण नहीं करेगा, समानता तथा पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अखंडता तथा प्रभुत्व का सम्मान, अनाक्रमण, समानता तथा पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये हुई पंचशील समझौते की शर्तें, यानी 5 शर्तें थी: अखंडता तथा प्रभुत्व का सम्मान, अनाक्रमण, समानता तथा पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू जी के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, यानी कि नेम की। तो तृतीय विश्व की एकता और स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया था। तृतीय विश्व यानी कि तृतीय विश्व में कौन से देश शामिल थे? जो अफ्रीका और लैटिन वाले जो देश थे, जो विकासशील देश थे, वो तृतीय विश्व की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि IR में हम देखते हैं कि जो अल्फ्रेड सोबी है उन्होंने विश्व को 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व। तो प्रथम विश्व में तो जो विकसित राष्ट्र हैं यानी विकसित देश हैं, जैसे USA एक ध्रुव वाले, और दूसरे में जो इनके बीच की जो शक्तियां हैं वो वाले देश, और तृतीय विश्व में जो है विकासशील देशों को इन्होंने रखा था। तो उसी में तृतीय विश्व की एकता और स्वतंत्रता पर बल जो है वो नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। और 1947 में प्रथम एशियाई जो सम्मेलन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और उसके बाद जो है 1949 में द्वितीय एशियाई सम्मेलन बांडुंग में हुआ था। और इसी जो द्वितीय एशियाई सम्मेलन बांडुंग में हुआ था उसके बाद प्रथम एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन बांडुंग 1955 में हुआ, और इसी में जो है 29 देशों ने भाग लिया था। जब 29 देशों में यहाँ भाग लिया था तो ये जो है ये ही जो ये है 29 देशों के भाग लेने से ये जो सम्मेलन है ये काफी सक्सेस रहा था, और यही एक मतलब मेन जो प्रमुख जो सम्मेलन था वो माना जाता है। और इसमें मतलब क्या क्या रखा गया था? रंग भेद व उपनिवेशवाद का उन्मूलन, शीत युद्ध, सैनिक गुटबाजी विरोध, यूएनओ का समर्थन। 1961 में नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील कर व्यवस्था और भूमि सुधार। तो हमने क्या देखा कि 1947 में तो प्रथम एशियाई सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसके बाद 1949 में द्वितीय एशियाई सम्मेलन बांडुंग में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन बांडुंग में 1955 में हुआ था, और यही इसमें 29 देशों ने भाग लिया था, और इसमें जो है भारत भी ने भी भाग लिया था। और उसमें क्या क्या चीजें मतलब रखी गई थी? तो एक तो रंगभेद उपनिवेशवाद का उन्मूलन होना चाहिए, शीत युद्ध, सैनिक गुटबाजी का विरोध, यूएनओ का समर्थन, 1961 में नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, और योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील कर व्यवस्था और भूमि सुधार। ये सब जो है ये 1955 के बांडुंग सम्मेलन में देखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों को देखते हैं। तो नेहरू के जो लोकतंत्र संबंधी विचार थे उसमें हम देखेंगे नेहरू और मार्क्स के में जो समानताएं थी वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उनकी असमानताएं। तो हम देखते हैं मार्क्स और नेहरू में काफी समानताएं थी और काफी असमानताएं थी। सबसे पहले हम समानता देखेंगे। इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन कौन करते थे? नेहरू जी करते थे और मार्क्स भी करते थे। तो दोनों इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मतलब व्याख्या करते थे और दोनों इसका समर्थन करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों ही मार्क्स और नेहरू दोनों ही पूंजीवाद का विरोध करते थे, अन्याय और शोषण का विरोध करते थे। दोनों ही मानते थे कि समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी चाहे निम्न वर्ग हो उसका भी शोषण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का दोनों समर्थन करते थे, पूंजीवाद का विरोध करते थे और अन्याय व शोषण का विरोध करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स और नेहरू में असमानताएं। तो जो नेहरू जी थे वो व्यक्ति की गरिमा का निषेध,
नहीं करते थे। वे कहते थे व्यक्ति को गरिमा में जीवन जो है वो जीने का अधिकार होना चाहिए। और ये जो मार्क्स है वो भी मतलब वैसे तो ये निषेध दोनों ही नहीं करते थे, बट ये अलग अलग तरीके से व्यक्ति की गरिमा का जो है वो गरिमा में जीवन का जो समर्थन थे वो दोनों अलग तरीके से करते थे। जैसे मार्क्स तो बोलते थे कि वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, और नेहरू जी कहते थे कि अन्याय और शोषण का तो जो है अंत होना चाहिए, बट व्यक्ति को जो है एक वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज के साथ साथ मतलब व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिकता विहीन यथार्थवाद का जो है वो नेहरू जी समर्थन नहीं करते थे, और ये कहते थे कि नैतिकता विहीन यथार्थवाद पर ये बल देते थे, और मार्क्स ऐसा नहीं मानते थे जबकि। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष के प्रति विरोधाभास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग विहीन समाज का ये समर्थन नहीं करते थे, जबकि मार्क्स जो है वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल देते थे। तो वर्ग संघर्ष के प्रति दोनों में ही विरोधाभास देखने का मिलता है, यानी दोनों में असमानताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रांति पर संदेह है। तो नेहरू जी कहते थे कि क्रांति नहीं होनी चाहिए, जबकि मार्क्स तो मानते हैं कि चाहे क्रांति के द्वारा जो है वो समाजवाद स्थापित किया जाए, बट जो है अगर जरूरत पड़ती है तो हिंसा का सहारा भी लिया जा सकता है, जबकि नेहरू जी ऐसा नहीं मानते थे, वो क्रांति का समर्थन नहीं करते थे। तो इस प्रकार से क्रांति को लेकर भी दोनों के विचारों में असमानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य के उन्मूलन का विरोध। तो राज्य के उन्मूलन का जो विरोध जो है वो भी देखने दोनों के विचारों में जो है विरोधाभास सामने लाता है। तो राज्य जो मार्क्स तो कहता है कि राज्य का उन्मूलन हो जाना चाहिए, किसी तरीके का कोई राज्य होना ही नहीं चाहिए, जबकि नेहरू जी कहते हैं कि राज्य उन्मूलन जो है वो किसी भी मतलब विचार का या किसी भी स्थिति का जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं है। उसके द्वारा हम किसी भी तरीके से कोई मतलब जो है मतलब अच्छा गरिमा में या फिर अन्याय या शोषण को समाप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से राज्य के उन्मूलन का जो विरोध है उसके बारे में भी नेहरू जी और मार्क्स के बारे में दोनों के विचारों में असमानता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू जी और गांधी जी के विचारों में जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेहरू और गांधी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी के शिष्य ही नेहरू थे, और ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित थे, और ये मानते थे कि गांधी जी और इन दोनों के विचारों में समानताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि नेहरू बोलते थे कि साध्य और साधन की पवित्रता जो है गांधी जी की, तो उनसे ये पूर्ण रूप से सहमत थे, और ये मानते थे साध्य और साधन की पवित्रता सही है। और नेक्स्ट बात करते हैं निरपेक्ष अहिंसा। तो निरपेक्ष अहिंसा से ये असहमत थे, और नेहरू जी कहते थे कि मैं ये नहीं कहता कि हिंसा करो, बट जो दासता है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जहां दासता सामने आती है तो वहां हिंसा का सहारा लेना कोई गलत नहीं है। तो इस प्रकार से ये निरपेक्ष अहिंसा से असहमत थे। गांधी जी की जो निरपेक्ष अहिंसा थी उनसे ये असहमत थे, और ये कहते थे कि हिंसा बुरी है लेकिन दासता उससे अधिक बुरी है। तो अहिंसामयी दासता की अपेक्षा हिंसामयी स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू जी और गांधी जी के जो संबंध थे उनमें, जहां उनमें एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, वहां एक राजनीतिज्ञ की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता भी है। वे एक निडर हैं, निष्कलंक हैं और निर्दोष सरदार हैं। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। तो गांधी जी नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ये जो डिफिनेशन जो दी हैं, ये कुछ लाइनें नेहरू जी के लिए गांधी जी ने कहा कि जहां मैं एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, किसमें? नेहरू जी में। और नेहरू जी को वो एक राजनीतिज्ञ की सी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता भी हमें दिखाई देती है। और नेहरू जी निडर हैं, निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष सरदार हैं, और राष्ट्र उनके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। तो यही सब गांधी जी ने नेहरू जी के लिए कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू जी पर अंग्रेजी सभ्यता का भी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जैसे कि कई चीजें जो है वो नेहरू जी ने दूसरे देशों से भी देख के मतलब वहां से कुछ अपना खुद का मतलब विवेक लगा के और भारत में जो है वो करने को
कोशिश की थी। तो इस प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता का भी नेहरू जी पर काफी प्रभाव है और गांधी जी उन्हें हमारा अंग्रेज भी कहते थे। और गांधी जी एक ये भी बोलते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा, जब मैं नहीं रहूंगा तो जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि आचार्य जो नरेंद्र देव हैं उनसे भी मार्क्स से प्रभावित समाजवाद बताया है। आचार्य नरेंद्र देव ने मार्क्स से प्रभावित समाजवाद बताया। और नेहरू जो है वो वोट की अपेक्षा रोटी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने राजनीतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ आर्थिक राष्ट्रवाद होना जरूरी है। ये भी उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो हम मतलब राजनीतिक जो राष्ट्रवाद है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इसी पर इन्होंने, नेहरू जी ने कहा कि वोट की अपेक्षा क्या ज्यादा जरूरी है, रोटी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेनिसन। तो टेनिसन ने नेहरू ने न केवल भारत की स्वतंत्र कराया बल्कि आने वाले वर्षों में भारत का मार्ग भी निर्धारित किया है। तो ये एक डेफिनेशन है टेनिसन ने जो कि नेहरू जी के लिए कही है। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने न केवल भारत को स्वतंत्र कराया बल्कि आने वाले वर्षों में भारत का मार्ग भी निर्धारित किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनके लिए कहा है कि भारत के ऋतुराज कौन है, जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट देखते हैं विंस्टन चर्चिल। तो वे द्वेष रहित निर्भीक व्यक्ति थे। तो नेहरू जी के लिए उन्होंने कहा, चर्चिल ने, द्वेष रहित निर्भीक व्यक्ति। तो पटाभी सीतारमैया भी नेहरू जी को एक राजनीतिज्ञ, न कोई संत न कोई दार्शनिक। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ना तो कोई संत है न ही कोई दार्शनिक है, वो एक राजनीतिज्ञ हैं। तो ये सब किसने कहा था, पटाभी सीतारमैया ने। फिर है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो उन्होंने कहा कि आने वाले कल के प्रधानमंत्री कौन है, वो है नेहरू जी। तो ये हमें कुछ डेफिनेशन हैं जो अलग अलग विचारकों ने दी हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेनिसन ने ये कहा कि नेहरू जी ने न केवल भारत को स्वतंत्र कराया है बल्कि आने वाले वर्षों में भारत का मार्ग भी निर्धारित किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा कि भारत के ऋतुराज है। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि देश रहित निर्भीक व्यक्ति हैं। और पटाभी सीतारमैया ने कहा कि नेहरू एक राजनीतिज्ञ है, न कि कोई संत न ही दार्शनिक, यानी कि न तो ये संत हैं न ही दार्शनिक हैं, ये एक राजनीतिज्ञ हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आने वाले कल का प्रधानमंत्री जो है नेहरू जी को कहा है। तो ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उनके विचारों को, उनकी बुक्स को, उनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं उनको और उनका जो जीवन परिचय है उनको अपने वीडियो में समाहित किया है। बाकी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और आगे हम जो है वो भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।